हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 3 का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फंक्शन के बारे में देखेंगे कि फंक्शन क्या वर्क करता है एमएस एक्सेल के अंदर में। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक टुडे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम लोगों का जो भी नया वीडियो आता है वो आपके यूट्यूब में शो कर देगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। के चैनल का जो भी अलग अलग क्लासेस का वीडियो देखने के लिए उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग कोई भी क्लास का वीडियो को डिटेल में अलग अलग चैप्टर के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे क्लास 8 का जो भी वीडियो है वो क्लास 8 के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8 का वीडियो देख सकते हैं। दूसरे क्लासेस का भी वीडियो ऐसे ही देखा जा सकता है। क्लास 7 का वीडियो हो गया, वैसे ही क्लास 6 का वीडियो हो गया। तो अलग अलग क्लासेस का ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी को प्लेलिस्ट में जाके क्लास का वीडियो देख सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग फंक्शन जो एक्सेल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल में देखेंगे कि फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है एमएस एक्सेल के अंदर में। तो सबसे पहले ये बात बताया जा रहा है कि एक्सेल जो है वो फार्मूला और फंक्शन ये दोनों की मदद से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेशन करता है। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात लिखा हुआ है क्लियरली कि एमएस एक्सेल जो है वो फंक्शंस और फार्मूलाज के मदद से कैलकुलेशन को कंप्लीट करता है। यही दो तरीका होता है जिसके मदद से हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर में कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी डेटा को। तो जिस तरीके का डेटा होता है और क्या क्या कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग एवरेज कर सकते हैं, हाईएस्ट नंबर्स पता कर सकते हैं, लोएस्ट नंबर्स पता कर सकते हैं। इसी तरीके का बहुत सारा चीज़ होता है जो हम लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं एमएस एक्सेल की मदद से, जिसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि हम लोग हाथ से नहीं कर सकते हैं अपने कॉपी में, नोटबुक्स में। तो इसमें हम लोगों को रेफरेंस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रेफरेंस ऑपरेटर्स क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो रेफरेंस ऑपरेटर्स सिंपली जो हम लोग सेल्स को सेलेक्ट करते हैं कि किस सेल से किस सेल के बीच में कैलकुलेट करना है, उसी को हम लोग रेफरेंस ऑपरेटर्स कहते हैं। तो हम लोग को अगर 10 सेल के बीच में कैलकुलेशन करना है तो 10 सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसी को ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे बताया जा रहा है। या तो कोई सेल है उसको हम लोग 2 सेल है, 3 सेल है, उसके बीच का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसी को हम लोग रेफरेंस ऑपरेटर्स कहते हैं। तो रेफरेंस ऑपरेटर जो है वो 2 तरीके का होता है, एक रेंज रेफरेंस ऑपरेटर और एक यूनियन। तो रेंज ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे मान लो कि 10 सेल्स हैं तो A1 सेल से लेके A10 सेल तक के बीच का कैलकुलेशन करना है। तो ये जो हो गया ये रेंज रेफरेंस हो गया। मीन्स सिंपली हम लोग 2 सेल का नाम यहाँ पे नोट करते हैं जिसके बीच का हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि वो सेल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके बीच का हम लोगों को 2 सेल का एड्रेस हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं और जिसकी मदद से हम लोगों का कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे A1 से लेके A3 का बताया जा रहा है। एग्जाम्पल में मैंने बताया A1 से लेके A10 तक, तो इसके बीच का जितना भी सेल होगा उसके बीच का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यूनियन रेफरेंस क्या होता है कि यूनियन रेफरेंस में सिर्फ 2 सेल्स का नाम नहीं यूज़ होगा, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे सेल्स को एक साथ इकट्ठा करके लिख सकते हैं। जैसे कि A1 से लेके A10 को भी कैलकुलेट करना है, B3 को कैलकुलेट करना है, A15 को कैलकुलेट करना है। तो जो भी जितना भी हम लोगों को सेल का कैलकुलेशन करना है एक साथ इकट्ठा, तो उन सब सेल्स का नाम नोट किया जा सकता है और उन सब सेल्स के बीच में नाम के बीच में कॉमा देना होता है। मीन्स जैसे A1 से लेके A10 के बीच का लेना है तो A1 से लेके A10 को तो हम लोग लिख देंगे सेमी कॉलन की मदद से, यहाँ पे जो सेमी कॉलन है, फिर उसके बाद आगे कॉमा देके और फिर उसके बाद B5 अगर चाहिए तो B5 भी लिख देंगे, C3 चाहिए तो C3 लिख देंगे। तो ऐसे ही हम लोगों का जो यूनियन मीन्स इकट्ठा बहुत सारे सेल्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूनियन रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो इरेज करने के बाद क्या होगा कि आगे हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस। तो फंक्शन को अब हम लोग और डिटेल में देखते हैं कि फंक्शन जो है वो उसमें हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हम लोग पहले सेल्स के बारे में देख लिए कि सेल्स जो होता है वो इस तरीके से हम लोग सेल्स को डिनोट करते हैं कि क्या क्या सेल का नाम डालना है, तो उसको हम लोग रेफरेंस कहते हैं। अब आगे से फंक्शन में और क्या इस्तेमाल किया जाता है,
तो जैसे फार्मूलाज में हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फंक्शन में ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे प्लस माइनस, जैसे आप लोग भूल गए होंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, तो प्लस माइनस, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, ये सारा जो होता था ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेटर का फंक्शन में हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना, हम लोग को बस सेल का नाम इसमें इंसर्ट करना होता है। तो फंक्शन जो होता है वो फॉर्मूला जैसा नहीं होता। फॉर्मूला तो हम लोगों को लिखना पड़ता है, बट फंक्शन जो होता है वो प्री रिटन होता है, पहले से लिखा हुआ फॉर्मूला होता है, और ये फार्मूला से बहुत अलग होता है। इसमें हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही बात बताया जा रहा है कि जैसे अगर हम लोगों को कैलकुलेशन करना है तो बस उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं और वो कैलकुलेशन होके आ जाता है। जैसे सम करना है तो सम लिख देंगे, सम होके आ जाएगा। तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कैसा स्टेप होता है फंक्शन को इंसर्ट करने का। तो सबसे पहले हम लोगों को फंक्शन से पहले इक्वल टू का साइन डालना पड़ता है, फिर उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। मान लीजिए सम करना है तो सम के पहले इक्वल टू का साइन लिखेंगे और फिर उसके बाद सम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आर्गुमेंट्स लिखेंगे। आर्गुमेंट्स क्या है, तो जो हम लोगों का जो सेल का कहाँ से कहाँ कौन कौन से सेल का कैलकुलेशन करना है उसी को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं, और उसको ब्रैकेट के अंदर में हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो उसी को पैरेंथेसिस कहा जा रहा है। तो थर्ड पॉइंट में यही बात बताया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर अलग अलग सेल्स हैं तो अलग अलग सेल्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, तो कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ये बात तो पहले ही बता दिया गया था। अब आगे एक एग्जांपल ले लिया गया है कि फंक्शन के पहले हम लोगों को इक्वल टू का साइन डालना है, सम करना है तो सम लिख देंगे, फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स लिख देंगे जो जो हम लोगों को सेल चाहिए, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस में उसको ब्रैकेट्स में इंसर्ट कर देंगे, और ब्रैकेट्स के बीच में जो भी अलग अलग आर्गुमेंट्स हैं उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग अगर ये सारा काम कर दिए, तो जैसे ही हम लोग, या तो हम लोग अगर फंक्शन का नाम जैसे सम लिखना चाहते हैं तो सम का नाम जैसे ही हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं SUM, तो अपने आप एक ऑटो कंप्लीट विंडो खुल जाता है। ऑटो कंप्लीट विंडो में क्या होता है कि हम लोग उस पर जैसे ही डबल क्लिक करते हैं, कोई भी ऑटो कंप्लीट विंडो में बहुत सारा फंक्शन का नाम लिखा होता है, सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर। तो उसमें हम लोग जैसे ही डबल क्लिक करते हैं, सम करना है SUM, जैसे ही हम लोग टाइप किए तो एक ऑटो कंप्लीट विंडो खुल गया, और ऑटो कंप्लीट विंडो में जैसे ही हम लोग सम पर डबल क्लिक करते हैं तो अपने आप वो कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये ऐसा भी काम हो सकता है, पर अगर फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग फंक्शन को कैसे इंसर्ट करते हैं अब आगे देखते हैं। ईच ऑफ द एक्सेल फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड फार्मूला एक्टिंग ऑन ए रेंज ऑफ सेल्स। तो जो भी फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक प्री डिफाइंड फार्मूला है जो कि हम लोग रेंज ऑफ सेल्स में, मीन्स जितना से जितना सेल के बीच में हम लोग को कैलकुलेट करना है तो उतना सेल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग रेंज ऑफ सेल्स कहते हैं। यहाँ पे जो बात बताया जा रहा है। अब आगे, अगर एक्सेल refers to each range of cells in the function as an although a few functions do not use arguments। यहाँ पे ये भी बात बताया जा रहा है कुछ कुछ फंक्शन में आर्गुमेंट्स का यूज़ नहीं होता है, बिना आर्गुमेंट की मदद से भी हम लोग कुछ आर्गुमेंट सिर्फ लिखते हैं फिर उसके बाद कैलकुलेशन हो जाता है। मोस्ट हैव वन और मोर एंड सम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो यहाँ पे ये भी बात बताया जा रहा है कि हम लोग कभी कभी एक से अधिक भी फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो एक्सेल इंसर्ट फंक्शन विंडो मेक्स इट इजी टू इंसर्ट फंक्शंस। तो क्या होता है कि अगर हम लोग को बहुत सारे फंक्शन को इंसर्ट करना है तो हम लोगों के पास इंसर्ट फंक्शन का एक विंडो होता है। इंसर्ट फंक्शन के विंडो की मदद से हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके मदद से हम लोग बहुत आसानी से भी इंसर्ट कर सकते हैं फंक्शन को। इसलिए फंक्शन विंडो, इंसर्ट फंक्शन विंडो का इस्तेमाल किया जाता है वर्कशीट में, वर्कशीट के अंदर में। तो एक फंक्शन को इंसर्ट करने का क्या तरीका होता है, तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है। वहाँ पे जो हम लोग पिछले टॉपिक में देखे थे, यहाँ पे फंक्शन को इंसर्ट नहीं किया जा रहा था, यहाँ पे फंक्शन को लिखा जा रहा था। फंक्शन का जो नाम है, जैसे इक्वल टू साइन करके कीबोर्ड से हम लोग इक्वल टू का साइन डाले, फिर सम करना है तो SUM टाइप किए, तो ये तो हम लोगों को कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता था। बट अगर फंक्शन को माउस क्लिक की मदद से, जहाँ पे कहीं पे एक जगह पे फंक्शन का बटन होता है, फंक्शन के बटन पर क्लिक करके फिर उसको हम लोग फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं, सम करना है सम पे क्लिक करेंगे, एवरेज करना है तो एवरेज पे क्लिक करेंगे, तो वो माउस के क्लिक से हम लोग अगर फंक्शन को इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये तरीका यहाँ पे इस टॉपिक में बताया जा रहा है। तो जिस सेल में हम लोगों को फंक्शन को इंसर्ट करना है उस सेल को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद फॉर्मूला रिबन में जाके फॉर फंक्शन का जो लाइब्रेरी होता है उसमें हम लोग को इंसर्ट फंक्शन बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं, और फिर उसके बाद इंसर्ट फंक्शन बटन पर जैसे ही क्लिक किया जाता है तो इंसर्ट फंक्शन का एक विंडो खुल जाता है, जैसे यहाँ पे ये विंडो दिखा रहा है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि
जो यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट देता है, यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट होता है जो हम लोग आखिरी 10 फंक्शंस को बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल किए हुए हैं। यहाँ पे ये बात जो फोर्थ पॉइंट बताया जा रहा है कि जो 10 फंक्शंस को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे 10 फंक्शंस पॉपुलर फंक्शंस को यहाँ पे दिखाता है, और जो भी फंक्शन को हम लोगों को सेलेक्ट कर हम लोगों को चाहिए तो उस फंक्शन को उस फंक्शन पे हम लोग क्लिक करके और ओके पे क्लिक करते हैं तो वो हम लोगों का क्या होता है कि फंक्शन इंसर्ट हो जाता है। 6 पॉइंट तक यही बात बताया जा रहा है। बट अगर यहाँ पे इस लिस्ट में वो फंक्शन का नाम नहीं दिखा रहा है, तो इस लिस्ट में फंक्शन का नाम नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग सर्च विंडो बॉक्स में जाके, यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स में उस फंक्शन का नाम टाइप करना होता है। और जैसे ही हम लोग उस फंक्शन का नाम टाइप करके और गो पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो फंक्शन हम लोगों का जो भी चाहिए वो फंक्शन का नाम वहाँ पे शो कर देता है। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि ओके पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो 11 पॉइंट तक यही बात बताया जा रहा है कि वो नया वाला फंक्शन जो फंक्शन इस लिस्ट में नहीं दिखा रहा था, सर्च बॉक्स में जाके उसका नाम टाइप करके फिर उसको ओके पे जैसे ही क्लिक किया जाता है तो वो फंक्शन आ जाता है। तो क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन सेलेक्ट कर लिया गया है, जैसे एवरेज सेलेक्ट कर लिया गया है या सम सेलेक्ट कर लिया गया, और कितना से कितना सेल के बीच में हम लोगों को कैलकुलेशन करना है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद तो पहले तो उस हमको ये कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों का विंडो सामने खुल गया है उस विंडो को हम लोग यहाँ पे क्लिक करके माउस से ड्रैग करके उसको साइड में कर लेते हैं, और वो जो भी हम लोगों को सेल चाहिए, जैसे A1 से लेके A10 सेल के बीच में कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस विंडो को पहले साइड में ड्रैग कर लेंगे, किनारे ड्रैग कर लेंगे, और फिर उसके बाद उस सेल को A1 से लेके A10 को माउस से ले जाके सेलेक्ट कर लेंगे। माउस से ले जाके जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो क्या होता है कि हम लोगों का सेल जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला जो विंडो है, ये वाला विंडो जो हम लोग ड्रैग करके साइड में किए हुए हैं वो डिसअपियर नहीं होता है, मीन्स थोड़ा सा हल्का हो जाता है, पूरा दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि वो जो स्क्रीन है वो क्या होता है कि हल्का हो जाता है, वो सामने नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे ये बात लिखा जा रहा है, दिखाता हूँ मैं, कि जो विंडो है वो यहाँ से टेम्परेली हिडन हो जाता है। 14 पॉइंट में ये बात बताया जा रहा है कि वो हिडन हो जाता है कुछ देर के लिए, जब तक हम लोग सेल को सेलेक्ट करते हैं, और सेल को सेलेक्ट करके जैसे ही हम लोग छोड़ते हैं माउस को तो वैसे ही ये विंडो फिर से अपीयर हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग उसको ओके पे क्लिक करते हैं तो वो कैलकुलेट हो जाता है। तो यही तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे तो पहले हम लोग नंबर 1 के लिए रेंज के लिए ऐसे करना पड़ा था, इस विंडो को ड्रैग करके किनारे करके फिर उसके बाद सेल को सेलेक्ट कर लिए थे। फिर नंबर 2 को भी सेलेक्ट करना है तो नंबर 2 पे क्लिक करके फिर उसके बाद इसको ड्रैग करके किनारे करके फिर उसके बाद सेल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे नंबर 1 जो था वो A1 था, मान लीजिए कि A1 से लेकर A10 के बीच में हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, तो नंबर 1 पे क्लिक करके फिर उसके बाद पहले तो हम लोगों को यहाँ से सम पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद ये विंडो खुलेगा, ये वाला विंडो में खुलने के बाद यहाँ पे नंबर 1 पे जाके क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि ये नंबर 1 में कौन से सेल को सबसे पहले यहाँ पे नोट करना है। जैसे A1 है तो A1 को सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को ये नंबर 1 पे क्लिक करना होगा, और फिर उसके बाद हम लोग इस विंडो को ड्रैग करके किनारे कर देंगे। फिर उसके बाद A1 को सेलेक्ट कर देंगे जो वर्कशीट हम लोगों का खुला हुआ है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही माउस को छोड़ेंगे तो ये विंडो सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 2 पे क्लिक करेंगे, नंबर 2 पे क्लिक करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको ड्रैग करके किनारे करेंगे। फिर उसके बाद जाके A10 को सेलेक्ट करेंगे, और A10 को सेलेक्ट करके जैसे ही माउस को छोड़ेंगे तो ये वाला विंडो फिर अपीयर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ओके पे क्लिक कर देंगे तो हम लोगों का कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही हम लोगों का स्टेप होता है सारा, लास्ट तक यही 18 पॉइंट तक यही बात बताया जा रहा है। आप सभी रीडिंग डालिएगा तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, और इस वीडियो को फिर से रिपीट करके भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग कोई फंक्शन को पहले से इंसर्ट किया और उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन एडिट करना चाहते हैं, जैसे कोई A1 से लेके A10 सेल के बीच में हम लोगों को कैलकुलेशन करना किए हुए थे पहले, और फिर उसके बाद अब हम लोग चाहते हैं कि A1 से लेके A15 के बीच का सेल का कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं फंक्शन के बीच में, तो क्या करेंगे, जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो FX का बटन दिखाई दे रहा है इस पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, पहले हम लोगों को उस सेल को सेलेक्ट करना होगा जिस सेल पे हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये बात बताया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, FX बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर वही वाला विंडो सामने आ जाएगा, और फिर वहाँ यहाँ पे हम लोगों को जो भी नंबर 1 और नंबर 2 को सेलेक्ट करना है वो हम लोग सेलेक्ट करके फिर ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोगों का कैलकुलेशन जो है वो फिर से हम लोगों का चेंज हो जाएगा। तो यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि आर्गुमेंट विंडो, यही जो है ये जो विंडो है ये आर्गुमेंट विंडो है। यही पॉइंट 3 में बताया जा रहा है कि आर्गुमेंट विंडो खुल जाएगा। FX पे क्लिक करने के बाद आर्गुमेंट विंडो खुल जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, आर्गुमेंट विंडो में जाके हम लोगों का जो भी नीडेड हम लोगों को रिवाइज करके नंबर को चेंज करना है तो हम लोग वो करके फिर उसके बाद ओके पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों का कैलकुलेशन वो वैसे उसी तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे आगे बहुत सारा जो है फंक्शन का नाम दिया जा रहा
है कि अलग अलग फंक्शन क्या क्या इस्तेमाल करता है। तो उस फंक्शन जो MS एक्सेल के अंदर में फंक्शन दिया हुआ रहता है, प्री रिटेन फार्मूला हम लोग जिसको कहते हैं, तो बहुत सारा फंक्शन इंसर्ट रहता है। तो अलग अलग फंक्शन में क्या क्या इस्तेमाल होता है वो सारा फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैथमेटिकल फंक्शन जो होता है, ये सम, राउंड, सीलिंग, फ्लोर, ये जो है अलग अलग काम के लिए होता है। जैसे सम है, सम करने के लिए होता है, राउंड करने के लिए कोई डिजिट है उसको राउंड करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारा फंक्शन होता है MS एक्सेल के अंदर में। ये आप सभी को यूज़ के हिसाब से समझ में आते चला जाएगा कि ये अलग अलग जो फंक्शन है वो अलग अलग का क्या इस्तेमाल है। जैसे मैक्सिमम नंबर हो गया, मिनिमम नंबर हो गया। मैक्सिमम नंबर पता करने के लिए यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर पता करने के लिए, लार्ज नंबर पता करने के लिए, स्मॉल नंबर पता करने के लिए। तो ये अलग अलग फंक्शन है जिस MS एक्सेल के अंदर में जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं बहुत सारे। जैसे डेट एंड टाइम फंक्शन हो गया, तो आज का डेट पता करने के लिए, अभी का करंट टाइम डेट पता करने के लिए, बहुत सारा अलग अलग फंक्शन है। डेट टाइम डे पता करने के लिए, मंथ पता करने के लिए, ईयर पता करने के लिए, वर्क डे पता करने के लिए। तो ये सारा अलग अलग फंक्शन है जिसको हम लोग MS एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया। हैव ए गुड डे। थैंक यू।